Students, welcome to our class. We are going to discuss about chapter number 6. What is amiss with us? RBSC Golden Rays book का चैप्टर नंबर 6 चल रहा है, जिसके 3 पार्ट ऑलरेडी बना चुके हैं. अगर आप नहीं देखे हैं तो वो पहले 3 पार्ट देखिए. आज अपन 4th पार्ट जो है इसका देखने जा रहे हैं. तो 3 पार्ट अपन कंप्लीट हो चुके हैं. आज 4th पार्ट जो है जिसका कि टॉपिक है क्लीनलीनेस. क्लीनलीनेस का मतलब होता है साफ सफाई. देखो क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस. क्लीनलीनेस अब यह कहता है जहाँ सफाई होगी वहीं स्वच्छता होगी, वहीं भगवान का निवास होगा. तो भगवान क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, यानी स्वच्छता में ही भगवान का वास होता है. दैट सीम्स टू रिमेन एन ऑब्स्टेकल एडेज नाउ. और ये अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये एक बहुत बड़ी बाधा बन चुकी है. वी आर सो यूज्ड टू अनक्लीनलीनेस दैट इट डज नॉट सीम टू अफेक्ट आवर सेंस, लीव aside anyone annoying us. We are so used to, यानी हम इतने ज़्यादा आदी हो चुके हैं to uncleanliness, यानी कचरे के या जो बिना साफ सफाई के हम इतने आदी हो चुके हैं that it does not seem to affect our sense, जिससे कि हमारा कोई सेंस जो है वो अफेक्ट ही नहीं हो रहा है, प्रभावित ही नहीं हो रहा है. लीव साइड annoying us, और ये इसको हम साइड में करते आ रहे हैं. मतलब हमें गंदा रहने की इतनी आदत हो गई या गंदगी के हम इतने आदी हैबिचुअल हो चुके हैं, यूज्ड टू हो चुके हैं कि हमें साफ सफाई के बारे में कोई ज़्यादा चिंता है ही नहीं. वी थ्रो द रबिश एंड वेस्ट मटेरियल्स वेर एवर वी लाइक. हम फेंक देते हैं रबिश यानी कूड़े कचरे को, एंड वेस्ट मटेरियल्स यानी कि जो बेकार के जो वेस्ट है मटेरियल्स जो भी बचता है उनको जहाँ कहीं भी हम चाहें. वी मे बी रोड, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स. चाहे वो सड़क है, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, या कोई शैक्षणिक संस्थान है, या कोई हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है, बिना किसी की परवाह किए हम उसको, या कोई गवर्नमेंट बिल्डिंग है, जहाँ मर्जी वहाँ अपन कचरा डाल देते हैं. एंड डू नॉट स्पेयर इवन होली प्लेसेस ऑफ वर्शिप. और यहाँ तक कि हमने तो जो मंदिर वगैरह है, जो धार्मिक स्थल है पूजा के, उनको भी नहीं बख्शा. इन और फॉन्ड ऑफ कीपिंग आवर होम क्लीन, वी डू नॉट हेजिटेट टू मेकिंग आवर नेबर्स होम अनक्लीन. अभी अगर हम अपनी खुद के घर की साफ सफाई करने के चक्कर में, करने की उम्मीद में, पड़ोसी के घर को भी गंदा करने से नहीं चूकते. अगर मौका मिले अपना साफ हो रहा है और उसका गंदा हो रहा है तो होने दो, अपने क्या है, अपना तो साफ हो रहा है ना. द रबिश मे बी डर्ट ऑफ द हाउस, सिट ऑफ चिल्ड्रन, स्किन ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और एनी अदर वेस्ट स्टफ. अभी अगर रबिश जो कूड़ा कचरा है वो हो सकता है डर्ट ऑफ हाउस घर की गंदगी, सिट ऑफ चिल्ड्रन बच्चों की गंदगी, स्किन ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स यानी सब्जी और फलों के छिलके, एनी अदर वेस्ट स्टफ या दूसरा कोई भी वेस्ट चीज़ें हो सकती है कचरे में. द स्किन ऑफ बनाना इज सीन littered on public roads which lead to making many normal beings physically handicapped. वगैरह बनाना के जो छिलके हैं, केले के छिलके हैं, वो कई बार हमें पब्लिक रोड पर नज़र आते हैं पड़े हुए, जिसके कारण क्या होता है, कई लोग हैंडीकैप्ड हो जाते हैं, यानी कि उसके ऊपर पैर आते हैं वो फिसल जाते हैं, और फिसलने के बाद उनके शरीर को चोट पहुंचती है. कई बार तो कोई अंग भंग हो जाता है, अंग भी टूट जाता है. Added this malady is the free movement of stray animals of spoil the roads, house, public places and hamper traffic. अभी अगर इसके साथ साथ इसको और ज़्यादा मुसीबत को बढ़ाने वाला जो मूवमेंट है वो है स्ट्रे एनिमल्स, यानी आवारा पशु. वो स्पॉइल जो कि ख़राब करते हैं द रोड्स, हाउस, पब्लिक प्लेसेस एंड हैम्पर ट्रैफिक, यानी जो कि क्या सड़क को, घरों को, जो सार्वजनिक स्थल है उनको, या ट्रैफिक को भी वो वायलेट करते हैं, ट्रैफिक यातायात को भी बाधित करते हैं. दे ऑल्सो कॉज सीरियस एक्सीडेंट. कई बार तो वो सीरियस एक्सीडेंट्स का कारण भी बनता है. सामने क्या हुआ, कुत्ता आ गया, गाय आ गई, तो इस प्रकार के इंसिडेंट हम सुनते हैं
कि भी या दो सांड लड़ रहे हैं, लड़ते लड़ते किसी के अंदर घुस गए। तो ये जो आवारा पशुओं की जो समस्या है ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा इश्यू है जो कि गंदगी फैलाने में और ट्रैफिक को वायलेट करने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। We have become so immune against these ill that nobody sees to take a note of these। अभी अगर हम इसके प्रति इतने इम्यून हो गए, इतने मतलब हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो इतना इसके अगेंस्ट हो गया कि हम इनकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं देते। Even some African countries, not to talk of the advanced countries when shown on the TV, seems cleaner than ours। वगैरह यहाँ तक कि अगर अपन अफ्रीकन कंट्रीज की बात करें जो कि पिछड़े हुए हैं, नॉट टू टॉक द एडवांस कंट्रीज, जो विकसित देश हैं उनकी बात नहीं कर रहे हैं हम, अफ्रीका जैसे पिछड़े हुए महाद्वीप के देशों की भी बात करें तो व्हेन शोन ऑन टीवी, जब वो टीवी पर दिखाए जाते हैं, सीम क्लीनर देन आर्स, हमारे देश से उनको भी साफ सुथरे दिखाई देते हैं, यानी वहाँ भी हमसे ज़्यादा सफाई प्रतीत होती है, नजर आती है। We must understand that cleanliness is of paramount importance। We must understand यानी हमें ये समझना पड़ेगा that कि cleanliness साफ सफाई is of paramount importance, बहुत ज़्यादा महत्व है इसका। And offenders should be dealt with strictly with punitive मेजर्स, और जो भी ऑफेंडर्स है, जो गंदगी फैलाने वाले लोग हैं, उनके साथ पनिशमेंट होना चाहिए, उनको सज़ा का प्रावधान होना चाहिए, स्ट्रिक्टली उनके साथ निपटना चाहिए। और जैसा कि इस कोरोना काल ने हमें सिखाई दिया कि साफ़ सफाई का क्या महत्व है, अब तो दिन में बार बार हाथ धो साबुन से, दिन में 2 बार नहाओ, सैनिटाइज का यूज़ करो, ये सारी चीज़ें क्या करती है, वायरस को भगाने का काम करती है, यानी हमें स्वस्थ रखने के लिए। तो जब हम इतना सब कुछ, ये अपनी जान की कीमत हमें पता है, फिर भी इतनी सारी चीज़ें बताई जा रही है, बार बार याद दिलाया जा रहा है, इसका कारण यही है कि हम गंदगी के इतने हैबिचुअल हो चुके हैं, आदत हो चुकी है हमें गंदा रहने की, कि हम बार बार भूल जाते हैं, तभी तो ये बार बार याद दिलाया जाता है। और अगर इस तरह की क्लीनलीनेस होगी तो हमें दूसरी किसी प्रकार की कोई बीमारियां नहीं होगी। और जिस प्रकार की स्वच्छ भारत मिशन और ये गंदगी भारत छोड़ो जैसे अभियान चल रहे हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी भूमिका, बहुत बड़ा रोल अदा कर रहे हैं स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने में। अब देखो अपन नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं जो कि है धरना बंद और रेल रोको। धरना का मतलब आपको पता ही है, बंद का मतलब भी पता ही है, और रेल रोको आंदोलन वगैरह होते हैं। The easiest way to give vent to our protest is to stage a dharna or call for a band or a rail roko demonstration। Easiest way यानी सबसे जो सरल तरीका है, to give vent to our protest, अपना विरोध करने का, अपना विरोध जताने का जो सबसे आसान तरीका है, टू स्टेज ए धरना। तो वो क्या है, धरना बुला लो, धरना दे दो, और कॉल फॉर ए बंद, या बंद करवा दो, मार्केट में बंद के लिए बुला लो, और रेल रोको डेमोन्स्ट्रेशन या रेल रोको प्रदर्शन होता है। द एजिटेटर, जैसा कि गुर्जर आंदोलन के समय हुआ ही था, गुर्जर आरक्षण वाला मामला, रेल रोको, पटरियां वगैरह उखाड़ ली थी, और आए दिन ये धरना और प्रदर्शन तो अपन देखते ही हैं। द एजिटेटर्स मेक द मोस्ट आउट ऑफ सच शोज, और इस प्रकार से जो एजिटेटर्स है, जो ये आयोजन करता है, ये इस प्रकार से अपना पावर दिखाते हैं। दीज डिवाइसेस बिसाइड कॉजिंग इनकन्वीनियंस ने समटाइम्स इररिपेरेबल डैमेज टू इंडिविजुअल्स। इस प्रकार के जो उपकरण है, इस प्रकार के जो साधन है, बिसाइड कॉजिंग इनकन्वीनियंस यानी लोगों को असुविधा तो होती है, असुविधा के साथ साथ में समटाइम इररिपेरेबल डैमेज टू इंडिविजुअल्स, कई बार जो है इररिपेरेबल डैमेज यानी ऐसा नुकसान पहुंचा देते हैं जिसको कभी ठीक नहीं किया जा सकता, टू इंडिविजुअल्स, लोगों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। हो सकता है मान लो कोई पेशेंट है, एम्बुलेंस में है और उसको हॉस्पिटल पहुंचना जरूरी है, और आगे जो है रास्ता बंद है, तो क्या होगा, उसकी जान जा सकती है ना, तो वो डैमेज कभी रिपेयर नहीं किया जा सकता। कॉज इमेंस लॉस टू द नेशन, और इससे जो है बहुत बड़ा नुकसान होता है देश का। इमेजिन समवन इज सीरियस सिक, अनदर हैज
an inescapable appointment and still another has no provisions at home. अब ये कह रहा है इमेजिन, यानी कल्पना कीजिए, someone is seriously sick, कोई बहुत ज़्यादा गंभीर रूप से बीमार है जिसका हॉस्पिटल पहुंचना जरूरी है. Another has an inescapable appointment, या किसी व्यक्ति की कोई ऐसी मीटिंग है जिससे कि उसको बचा नहीं जा सकता, अत्यावश्यक मीटिंग हो सकती है. और स्टिल अनदर हैज़ नो प्रोविजंस एट होम, या हो सकता है किसी के घर खाने पीने की सामग्री नहीं हो, तो वहाँ अगर आप बंद करवाओगे, धरना दोगे, इस प्रकार के डेमोन्स्ट्रेशन करोगे तो उन बेचारों की क्या स्थिति होगी. हु बॉदर्स फॉर अदर्स लेजिटिमेट नीड, दूसरों की आवश्यकता की, दूसरों की मूलभूत आवश्यकताओं की चिंता कौन करे. वन रिमेन्स वंडरस्ट्रक टू सी दैट समटाइम्स सच बंस आर स्पॉन्सर्ड इवन बाय रेस्पॉन्सिबल पीपल. देख रहा है, कोई व्यक्ति ये सोचकर आश्चर्यचकित हो सकता है कि कई बार तो ये बंद जो है बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदार लोगों द्वारा स्पॉन्सर किया जाता है, बुलाया जाता है. अकेजनली दीज डेमोन्स्ट्रेशन बिकम वायलेंट causing further loss to the national property and human life. और अक्सर इस प्रकार के बंद, इस प्रकार के प्रदर्शन जो है हिंसक हो जाते हैं, जिसके कारण राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान पहुंचता है और साथ ही साथ लोगों को जान माल की भी क्षति होती है. अब आपने कई सारी लेटेस्ट घटनाएं भी देखी होगी, चाहे वो यूपी की हो, चाहे कर्नाटका की हो. यूपी में तो जो भी नुकसान की भरपाई जो है उन्हीं से करने की वो जो है वो की गई है कि भाई जो नुकसान हुआ है, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा है, तो जो एजिटेटर्स है, जो प्रदर्शनकारी है, उनकी संपत्तियों से वसूल किया जाए. तो इस प्रकार के जो है कड़े प्रावधान होंगे, तभी इस प्रकार से सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने से बचा सकते हैं और लोगों को भी इन हिंसा से बचाया जा सकता है. इसके बाद देखो आगे क्या कह रहे हैं. Can't we think of a suitable device for expressing our protest without causing inconvenience to others? क्या हम कोई ऐसे तरीके, ऐसे उपाय नहीं ढूंढ सकते जहां कि हम अपने विरोध भी दर्ज करा सकें और दूसरे किसी को असुविधा भी नहीं हो, एंड लॉस टू द नेशन, और राष्ट्र को भी नुकसान नहीं हो. क्या इस प्रकार के रास्ते, इस प्रकार के सूटेबल तरीके नहीं सुझाए जा सकते जिससे कि हमारा विरोध भी हो जाए और किसी को असुविधा भी नहीं हो और राष्ट्र की संपत्ति को भी नुकसान नहीं पहुंचाए. इन जापान द वर्कर्स ऑफ ए शू फैक्ट्री wanted to demonstrate their protest. They made shoe of different sizes of right foot only. अभी अगर जापान में उनको डेमो की वर्कर है, चाहे वो जूतों की फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर है, मजदूर है, अगर उनको डेमोन्स्ट्रेट करना है, उनको विरोध करना है, तो वो क्या करेंगे. दे मेड शूज ऑफ डिफरेंट साइज ऑफ राइट फुट ओनली. तो वो क्या करेंगे, अलग अलग साइज के जूते बनाते रहेंगे, लेकिन क्या करेंगे, ओनली राइट फुट के ही बनाएंगे, यानी एक ही पाँव के जूते वो बनाएंगे. व्हेन द डिस्प्यूट वाज सेटल्ड दे मेड शूज ऑफ लेफ्ट फुट दस कंप्लीटिंग पेयर्स. और जब भी उनका डिस्प्यूट, उनका जो विवाद है वो सेटल हो जाएगा, तो विवाद शांत हो जाएगा, तब क्या करेंगे, वो दूसरे पैर के जूते बनाने शुरू कर देंगे और इस प्रकार से जूतों के जोड़े भी तैयार हो जाएंगे. इट कॉज्ड अनकन्वीनियंस टू नन एंड द इनिशियल लॉस ऑफ द ऑनर्स वाज मेड गुड अ लिटिल लेटर. और इससे किसी को असुविधा भी नहीं होगी, जो उनके ओनर को, उनके मालिक को जो शुरुआत में नुकसान हुआ है उसकी भी भरपाई हो जाएगी बाद में. अल्टरनेटिवली द प्रोटेस्टर्स में फॉलो द पाथ ऑफ सत्याग्रह और हंगर स्ट्राइक्स ऑन बाय महात्मा गांधी. और इसके अलावा विकल्प के रूप में जो प्रोटेस्टर्स है, जो विरोध करने वाले लोग हैं, उनको सत्याग्रह और भूख हड़ताल के रास्ते अपनाने चाहिए, जो कि महात्मा गांधी ने हमें बताए थे. as they would then put only themselves to inconvenience for their cause. क्योंकि इनसे सिर्फ उन्हीं को असुविधा होगी जो कि ये करने वाले हैं, दूसरों को तो इस प्रकार से असुविधा नहीं होगी. तो ये भी हमें सीखना पड़ेगा. All these minor issues are of major significance. और ये सारे छोटी छोटी बातें जो है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है. If things like these are set right, progress, prosperity and pleasure will knock at our doors. अभी अगर इस प्रकार की इन छोटी छोटी चीज़ों को ठीक कर दिया जाए तो
प्रोग्रेस है, जो प्रॉस्पेरिटी है, समृद्धि है, जो आनंद है वो हमारे दरवाजे पर होगा। यानी कि अगर इन चीज़ों के प्रति अवेयर रहें, इनको जो है बहुत ज़्यादा सेलेक्टिव तरीके से इनको करें और एक सिविक सेंस को डेवलप करें, तो हमारा जीवन बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव, बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरियस और बहुत ज़्यादा आनंदमय हो सकता है। और ये जो ब्रेन ड्रेन और दूसरी जो समस्याएं हैं कि भाई इंडिया इंटेलेक्चुअल होने के बावजूद भी इतना पिछड़ा है, इन समस्याओं से निजात पाया जा सकता है। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अब भविष्य के पॉलिसी मेकर्स आप ही हैं, नीति निर्धारक आप ही बनने वाले हैं। तो अगर तब तक इस प्रकार की किसी कंडीशन में अगर सुधार ना हो, तो ये आपकी ड्यूटी है कि आप उस टाइम इस तरह की नीति बनाएं जिनसे कि आने वाले समय में इंडिया को एक डेवलप्ड नेशन बनाया जा सके। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा और इसमें लिखी हुई बातें जो है आप अपने भावी जीवन में अप्लाई करेंगे। इसी आशा के साथ आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।